नेक्स्ट हेडिंग है आपका इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज। इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज। भौतिक नियमों की निश्चलता। निश्चलता का मतलब होता है जो चीज बदलती नहीं है, वेरिएंट नहीं करती है। तो कुछ लॉ ऐसे हैं वेरिएंट नहीं करते हैं। लिखते हैं इसमें हम हेडिंग लिख लिया। देखो हम जानते हैं वी नो दैट किसी वस्तु का त्वरण उस पर कार्य करने वाले किसी वस्तु का त्वरण, ब्रैकेट में ए लिख लो, त्वरण ए उस वस्तु पर कार्य करने वाले बल F के अनुक्रमानुपाती होता है। कार्य करने वाले बल F के अनुक्रमानुपाती होता है। We know that the acceleration of a body, ब्रैकेट में लिख लें स्मॉल a, the acceleration of a body be directly proportional to the force F applied on it, या किसी माध्यम में वैद्युत धारा घनत्व, या किसी माध्यम में वैद्युत धारा घनत्व, ब्रैकेट में लिख लें कैपिटल J। आरोपित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुक्रमानुपाती होता है। आरोपित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुक्रमानुपाती होता है। और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी G, ब्रैकेट में लिखने J, be directly proportional to the electric field capital E, electric field capital E, applied लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं लिखना।
प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में E। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड कर गया फोर्स पर एक्सीलरेशन, और इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें F अपॉन m लिखते हैं। तो 1 अपॉन m यहां कांस्टेंट हो जाएगा, m वैसे भी कांस्टेंट होता है आप जानते हैं। ऐसे ही जो करंट डेंसिटी होता है J, प्रोपोर्शनल टू E, और आप जानते हैं J होता है आपका I अपॉन A। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितनी धारा पास होती है वो आपका करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है तो ये धारा है, और ये आप पहले से जानते थे, जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई किया जाए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और करंट फ्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हो रही है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते थे, तो J इज इक्वल सिग्मा E, where sigma is a constant and is called electrical conductivity या electric conductivity, where अब लिख लीजिए इसे, sigma is a constant and is called इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। वैद्युत चालकता कहलाती है भाई, वैद्युत चालकता। लिखो भाई, बात मत करो। एम आप जानते ही हैं, मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान। भाई बात मत करो बाल को। एक मीडियम होते हैं आपके आइसोट्रोपिक, एक होते हैं एन आइसोटोपिक। ठीक है, वो तो केमिस्ट्री में पहुंच गए आप। ठीक है, तो यहाँ जो मीडियम है आइसोटोपिक नहीं कहेंगे, आइसोट्रोपिक। ये है आइसोट्रोपिक, जिनको बोलते हैं समदेशिक, यानी कि एक ही दिशा में उसमें वर्क होता है। और एक होते हैं एन आइसोट्रोपिक, जो आपके सभी डायरेक्शंस में लिए जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे उपरोक्त नियम केवल समदेशिक आइसोट्रोपिक, इंग्लिश में भी लिख लेना इसको, समदेशिक आइसोट्रोपिक माध्यमों के लिए सत्य है। समदेशिक यानी आइसोट्रोपिक माध्यमों के लिए सत्य है। The above law is true. The above law is true for isotropic mediums. यदि माध्यम विषमदेशिक है, यदि माध्यम विषमदेशिक एंड आइसोट्रोपिक
इसे भी लिख लेना हिंदी वाले भी। यदि माध्यम विषम देशिक एंड आइसोट्रोपिक है। वैसे जनरली ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं, आइसोट्रोपिक आपका समदेशिक यानी कि समान दिशाओं, आइसो का मीन्स लगभग यही होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, लाइक वन डायमेंशन। और आपका एंड आइसोट्रोपिक है, इसका मीन होता है दैट इज स्पेस, आकाश, यानी कि 3D लेते हैं ना स्पेस में। आगे चल के हम इन चीजों को 3D में भी, जैसे आपका 3D हमने इस तरह से ले लिया, 3 आपके वेक्टर्स हो गए, अब इनमें भी बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। भाई ये तो एक स्पेसिफाई कर दिया गया है ना कि ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, जेड ऐसे है, तो यहां कहीं होगा, यहां कहीं भी हो सकती है ना डायरेक्शन। तो आपकी बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, मेरा कहने का मीन ये है, ठीक है। तो स्पेस में 3 ही डायरेक्शन ना होकर के बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। जनरली हम स्पेस को 3D मानते हैं, ठीक है। और आगे चल के आपके जो कोऑर्डिनेट हैं उनको जनरलाइज करेंगे तो आपके वेलोसिटी के हो जाते हैं 3 कोऑर्डिनेट, स्पेस में 3 हो जाते हैं मोमेंटम के, एक टाइम का हो जाता है। इस तरह से आपके लगभग 7 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। और आगे इसमें डेवलपमेंट हुआ है तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट आपके आ गए हैं। तो जनरली यहां हम इन 3D के लिए बात करेंगे, ठीक है। एंड आइसोट्रोपिक का मीन क्या हो गया, 3D मान के चलेंगे। स्पेस को 3D मानते हैं ना, आकाश को। स्पेस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये स्पेस के तो होते हैं आकाश के कोऑर्डिनेट। तो ये आपका 1 डायमेंशन के लिए हो गया। तो ये जो लॉज हैं ये केवल 1 डायमेंशन के लिए अलाउ है। जैसे हम कहते थे कि भाई ये एक्स एक्सिस हो गया इधर, और ये आपका कोई तार है जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है, और इस पर ई लगा दिया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो करंट ये करंट किधर होगा, करंट किधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन, हाँ, करंट की डायरेक्शन आपकी ई की डायरेक्शन की होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब आपका करंट डेंसिटी क्या होता है, जे होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास हो रहा है। तो ये एक्स था, ये आपका वाई, और ये आपका जेड, ठीक है। तो आपका ई पर जो डिपेंड कर रहा है जे डिपेंड कर रहा है ई पर, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट को डिपेंड कर रहा है, वाई और जेड। जे तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर आ गया ना, एक्स तो ये था, ठीक है। तो यहां हम इस चीज को और इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्या इन्वॉल्व करते हैं कि जो आपका जे है वो एक्स और वाई और जेड पर तो डिपेंड कर ही रहा है। देखो एक्स ऐसे और ये वाला सर्किल हो गया, तो इसमें आपका वाई हो गया और जेड हो गया, 2 एक्सिस हो गए ना। तो इन चीजों पर आपका जे डिपेंड कर रहा है, जब ई किधर लगा हुआ है, एक्स एक्सिस में। तो यहां और हमने डेवलपमेंट क्या किया इसके लिए कि जो आपका जे है वो ई के वाई और जेड एक्सिस पर तो डिपेंड कर ही रहा था, इसके साथ साथ एक्स पर भी डिपेंड करता है। तो जो आपका जे है ये तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा। तो मेरा कहने का मीन ये था, मैं अगर केवल करंट की डायरेक्शन कहूं, करंट के बारे में बताऊं आपको, ई एक्स एक्सिस में, करंट भी एक्स एक्सिस। जनरली ऐसा होता नहीं। होता क्या है, जब ये कंडक्टर है तो कोई भी सोर्स आपने जोड़ा तो इसमें इधर इधर भी तो फैलेगा करंट, और फैल के फिर यहां भी चलेगा, पूरे में चल रहा हो। और चलते में क्या पता इलेक्ट्रॉन इस तरह का भी मोशन कर रहे हो, जैसे आप फ्लूइड में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड में जो आपका पानी है किसी पाइप से पास होता है तो वो आपकी होती है टर्बोलाइन, और इस तरह से विक्षुब्ध धारा, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इस तरह से घूमता है पानी, वो सारी चीजें यहां हो सकती हैं। तो जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो सभी डायरेक्शन में हो सकता है, और होता भी है। एट रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में ज्यादा होता है, ये मान लिया जाता है। तो कुछ मीडियम ऐसे हैं, जैसे पतला तार या मोटा कंडक्टर ले लें, तो उसमें इधर भी जाएगा करंट, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और आगे भी बढ़ेगा, ठीक है।
तो वहां पर ये चीज अलाउ नहीं होती। ये तो केवल एक स्ट्रेट लाइन में जो आपका करंट फ्लो हो रहा था उसके लिए थी ना। और जे आपका जिस डायरेक्शन में ई होता था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और जो कोऑर्डिनेट थे, जैसे एक्स में था ये ई, और वाई और जेड में ए आ रहा था ये, इसमें से जितना करंट पास हो रहा था उसको जे कहा गया था। अब क्या है, ये उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, एक्स वाले कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करेगा। ये कहना चाह रहा है इसमें, समझ गई? तो अब हम लिखते हैं इसमें, आप लिखिए, आपने लिखा यदि माध्यम विसंदेशिक एंड आइसोट्रोपिक है। इंग्लिश में भी लिख लिया, देखो इफ मीडियम इज एन आइसोट्रोपिक, तो विसंदेशिक माध्यम में, धारा की दिशा, विसंदेशिक माध्यम में धारा की दिशा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर होनी अनिवार्य नहीं है। धारा की दिशा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की दिशा की समांतर होना अनिवार्य नहीं है। Then it is not necessary, the direction of current is parallel to the direction of applied field, लिखें x दिशा में धारा घनत्व, कॉमा y तथा z दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करने के साथ साथ, x दिशा में धारा घनत्व, कॉमा y व z दिशा में वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करने के साथ साथ किस पर भी करेगा, x वाले पर निर्भर करने के साथ साथ x दिशा में क्षेत्र पर भी, निर्भर करेगा। The current density in x-axis direction will be depend on the electric field along x direction, with y direction and z direction। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, जो जे वाला आपने लिखा है, जे वाला जो आपने लिखा है उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, लिखेंगे। तब समीकरण 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, या प्रतिस्थापित रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ जी, J इज इक्वल सिग्मा ई। अब ये कितने डायरेक्शन में है, y और z में, तो यहाँ पर ये फिर
यहाँ पर ये एनाइसोट्रॉपिक होना चाहिए था, आइसोट्रॉपिक क्यों है? एनाइसोट्रॉपिक ही लिखवाया मैंने। आपने लिखवाया था एबोप्लॉइड। देखो ये वाला है आपका आइसोट्रॉपिक के लिए। अब एन आइसोट्रॉपिक में होगा क्या, वो मैं लिख रहा हूँ। 3 डायरेक्शन में इसको बांट दूंगा। ये वाला किसके लिए है, पहली लाइन पढ़ो। इट इज ट्रू फॉर आइसोट्रॉपिक। ये वाले जो अबव लॉज हैं ये आइसोट्रॉपिक के लिए ही हैं। अभी आपने जो कंडीशन लिखवाई थी वो आइसोट्रॉपिक के लिए। आइसोट्रॉपिक एन के लिए ये आया आपका J1। सिग्मा भी आपका बढ़ जाएगा 3 डायरेक्शन में, तो सिग्मा 1 1 E1 प्लस सिग्मा 1 2 E2 प्लस सिग्मा 1 3 E3। ये है एनाइसोट्रॉपिक। मैंने आइसोट्रॉपिक बोल दिया था। हाँ सर। सेकंड लाइन में देखा ना। सही है। ये पहले वाले में कंफ्यूजन हो गई है। हाँ, सेकंड वाले में आपका एनाइसोट्रॉपिक ही है। एक मीडियम इज एनाइसोट्रॉपिक, ये लिखा है ना। हाँ, तो वही है, वो करेक्ट कर लीजिए भाई जिसमें। तो ये इस तरह से बटेगा, लिख लीजिए। जब 2 डायरेक्शन में तो फिर ये बोल रहे थे, तो जब तीनों डायरेक्शन में हो गया। इससे पहले वाला समीकरण एक माना है। ये तो एक ही में, हाँ एक होता है ना, 1 डायमेंशन की तरह काम करेगा। ऐसे ही J2 आएगा, ऐसे ही J3 आएगा। तो हम J को लिख सकते हैं, सभी को समेशन करके लिख रहे हैं ना, तो J को आप लिख लीजिए। J1 भी आपका हो जाएगा। सही है, फर्स्ट डायमेंशन के लिए है जो आपने। हाँ, J भी बटा और J जो अपने कंपोनेंट में बटा, मैंने जो कल भी बताया था आपको, उसके जो कंपोनेंट है वो भी E के हिसाब से हर कंपोनेंट E के कंपोनेंट में बटे आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं Ji इज इक्वल समेसन, यहाँ K लिख दीजिए, सिग्मा I K और E K। K के प्लेस पर 1 2 3 रख दीजिए। ऐसे ही I के प्लेस पर भी 1 तो 1 निकालेंगे, रख देंगे इस तरह से। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इक्वेशन 2 और 3 बना लो इनको। एक्स वाई में भी लिख दूंगा मैं इनको भी। वही 1 डायमेंशन में सिग्मा आपका स्केलर था, स्केलर ही तो था। और अब 3D में ये इसका जो कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 9 कंपोनेंट में हो जाएगा, जैसे मैंने कल बताया था। हर कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के 3 कंपोनेंट में बटेगा, ठीक है। तो इस तरह से 9 हो जाएंगे। तो लिखेंगे अर्थात 3D स्पेस के लिए, 3 विमीय स्पेस के लिए इट मीन्स फॉर 3D स्पेस या 3 डायमेंशन स्पेस, 3D स्पेस के लिए अदिश राशि सिग्मा को, अदिश राशि सिग्मा को एक से ज्यादा सामान्य राशि, एक से ज्यादा सामान्य राशि सिग्मा आई के, सिग्मा आई के, जैसे मैंने लिखा है इसी में ऊपर, सिग्मा आई के ब्रैकेट में लिख लीजिए 9 तत्वों के सेट, सर एक बार और 9 तत्वों के सेट, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 तत्वों के सेट। 3D विमीय स्पेस में, विमीय स्पेस के लिए अदिश राशि सिग्मा को एक से ज्यादा, अदिश राशि सिग्मा को एक से ज्यादा सामान्य राशि सिग्मा आई के, जो ऊपर लिखा है सिग्मा आई के, तीसरी इक्वेशन में जो लिखा है इस तरह से, सिग्मा आई के ब्रैकेट में लिख लें 9 तत्वों का समूह,
या सेट ब्रैकेट बंद से प्रतिस्थापित करते हैं, से प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे परिमाण व दिशा में आवश्यक परिवर्तन प्रभावित हो जाए, जिससे परिमाण व दिशा में आवश्यक परिवर्तन प्रभावित हो जाए। इट मीन्स फॉर 3D स्पेस कॉमा स्केलर क्वांटिटी सिग्मा is replaced by scalar quantity sigma is replaced by general quantity sigma I के instead of 1 एक के स्थान पर ब्रैकेट में लिख लीजिए सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स ड्यू टू दिस फुल स्टॉप ड्यू टू दिस necessary change in magnitude and direction, necessary change in magnitude and direction be affected necessary change in magnitude and direction be इफेक्टेड, अर्थात अच्छा एक सिंपल सा मैं और एक फैक्ट इसमें बताऊंगा आपको। देखिए जब आपका करंट चल रहा होगा, ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी है आपकी वो एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड करेगी। जनरली हम पहले क्या मानते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि आपका इधर ई लगाया है, कंडक्टिविटी आपका ऐसे रोक रही है, रोकने वाली वो एक बैरियर का काम कर गई, तो ये एक्स में था तो वाई और जेड में ये रोकने वाला था। अब ये ना होकर के वो एक्स भी रोकता है। अब क्या है, दोनों क्वांटिटी को हमने क्या किया, कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। हर कंपोनेंट को, हर एक के कंपोनेंट को जो रोकने वाली क्वांटिटी है उसके 3 कंपोनेंट रोकते हैं, एक कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट रोकते हैं। या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 3 कंपोनेंट चलाते हैं एक कंपोनेंट को। जैसे मैं ये कहूं जे का एक कंपोनेंट, इसको ये किस किस पर डिपेंड, ई के 3 कंपोनेंट से, फिर जे का वाई वाला कंपोनेंट वो भी ई के तीनों कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही जे का जेड वाला कंपोनेंट वो भी इन पर डिपेंड करेगा। अच्छा ये बताओ ये करेगा नहीं करेगा, माइंड में बात आ रही है ना, जिधर भी चलेगा जब एक साइड में ऐसे डिपेंड कर रहा तो दूसरी में भी करेगा, तीसरी में भी करेगा। अब तक हमने सिंप्लीफाई करके चीजों को पढ़ लिया था। तो अब हमने यहां पर एक ये सारी इक्वेशन थी, इसको ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया। अब इकट्ठा करके लिख दिया तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हो गया कि ये इसका एक जनरल वैल्यू हो गया, जनरल हो गया ना वैल्यू, क्योंकि इसमें के प्लेस पर रखते जाए कितनी भी वैल्यू बना लीजिए तो ये आपकी जनरल वैल्यू हो गई। बनाते थे ना कि साइन थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल 1, थीटा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल 0, थीटा इज इक्वल क्या आता था 0। अच्छा एन पाई कब आता है, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप 0 बताते जा रहे हो। साइन थीटा इज इक्वल 0 तो थीटा इज इक्वल एन पाई, ठीक है। तो एन कहां से आ गया, एन ने क्या बनाया, इसको जनरलाइज कर दिया कि एन की वैल्यू कितनी भी रख लो, एक जनरल वैल्यू आ गई, उसी के हिसाब से चीजें चल जाएंगी।
ऐसे ही ये आपका एक सामान्य एक कंडक्टिविटी हो गई। ये जो सामान्य है, सामान्य का मतलब होगा सभी के लिए काम हो जाए, उसमें सब काउंट हो, वो हो गया आपका सामान्य। अब इसमें सब कुछ है, इसी क्वांटिटी को हमने कह दिया टेंसर। अब आया टेंसर का मतलब समझ में? मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें सारी चीजें समाई, जिस वेक्टर हो, स्केलर हो, सब कुछ उसी में आ गया। कितनी डायरेक्शन में है भाई, एक डायरेक्शन होता था, मैग्नीट्यूड होता था, वेक्टर कह दिया, केवल मैग्नीट्यूड स्केलर कह दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या, इससे आगे डायरेक्शन एक नहीं है, डायरेक्शन और भी ज्यादा होती है। ठीक है, वो आपके टेंसर में आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपके स्केलर हैं, जो आपके वेक्टर्स हैं, ये भी टेंसर ही हैं, लेकिन इनकी जो ऑर्डर है वो आपका, जो आपका स्केलर होता है उसका ऑर्डर आपका 0 होता है, जिसका ऑर्डर 1 होता है वो आपका वेक्टर हो जाता है, जिसका 2 होता है वो आपका डायरेक्शन में अलग ऑर्डर का वेक्टर हो जाता है, सेकंड ऑर्डर का वेक्टर। हाँ, इक्वेशन नंबर सेकंड टेंसर नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड टेंसर नहीं है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये आपकी टेंसर कहलाएगी। अब मैं इसमें लिख रहा हूं, देखो आप टेंसर है ये। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, सेकंड भी टेंसर ही है, लेकिन ये है कि ये एक डायरेक्शन के लिए है, एक टाइम। अब इसके और भी तो आएंगे, J2 निकालेंगे, J3 निकालेंगे, जैसे JX, JY, JZ। अब इसको जनरलाइज करके लिख देंगे। तो आपने क्या लिखा? हाँ हाँ जी, इक्वेशन 2 का थी तो ये 3 कंपोनेंट्स में टूट रहा है, तो मतलब इसकी 3 डायरेक्शन नहीं होंगी। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन ये एक ही कंपोनेंट अभी टूटा है। जैसे X का मान लीजिए, अब Y का भी टूटेगा, 3 उसके आएंगे, और Z का भी टूटेगा, तो 9 हो गए। है तो ये भी टेंसर, इसमें 3 डायरेक्शन हो गई, समझ गए? अब मैं लिख रहा हूं, देखो JIK, और इसको हम, मैंने कल बता दिया था किसमें लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसको लिख रहे हैं सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, ऐसे ही तो ब्रेक होंगे, 1 3 सिग्मा। अब दूसरे वाला टूटेगा 1 में, दूसरे वाला दूसरे में, और दूसरे वाला तीसरे में, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3, इस तरह से होगा। टिपिकल चीज है थोड़ी सी, एमएससी में जनरली टॉपिक था, और इसे एमएससी में भी पढ़ाया नहीं जाता था, इसको छोड़ दिया जाता था। तो आपको यूट्यूब पर भी इसके बहुत ही मुश्किल से रेयर वीडियोस बनेंगे, अगर आप सर्च करेंगे। तो सामान्य राशि हो गई ना, अरे जनरल क्वांटिटी होगी सिग्मा आई की, ये टेंसर हो गई। लिखो भाई, इतना लिख गया, लिखो इस सामान्य राशि सिग्मा आई के। यहाँ आपकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसे ही है, 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, चीजें क्लियर होती जाएं। तो लिखें यहां सामान्य राशि सिग्मा आई के, ब्रैकेट में लिखने 9 संख्याओं का समूह या व्यू, 9 संख्याओं का समूह, ब्रैकेट 1, को टेंसर कहते हैं, को टेंसर कहते हैं। दिस जनरल क्वांटिटी सिग्मा आई के, दिस जनरल क्वांटिटी सिग्मा आई के, ब्रैकेट में लिख लें एरे ऑफ 9 नंबर्स, एरे ऑफ 9 नंबर्स या ग्रुप ऑफ 9 नंबर्स, ब्रैकेट 1 इज कॉल्ड टेंसर। तो जो आपके इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो आपके ऑप्टिकल होते हैं, जो मैग्नेटिकल होते हैं, ये सभी टेंसर में ही आते हैं। प्रकाश जब चलता है तो इस डायरेक्शन में नहीं चलता, फैलता हुआ सब तरफ चलता है, ठीक है, तो ये टेंसर में आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी। हाँ जी, जब लाइट चलती है तो वो एक मतलब आपने बताया कि वो काफी डायरेक्शन में चलती है, तो जब वो चलेगी उसके जो कंपोनेंट होंगे वो भी ब्रेक हो जाएंगे ना। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, तभी तो ज्यादा फैलेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा टूटेगी चीज उतनी ही ज्यादा फैलेगी, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी बात हो गई।
किसी कांच के टुकड़े को जितना ज्यादा तोड़ोगे, जितने ज्यादा भाग में टूटेगा वो उतना ही ज्यादा फैलेगा, जितना कम टूटेगा उतना ही वो फैलेगा। हाँ जी, अब आगे लिखेंगे समीकरण 3 को व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण 3 को व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 generally can be written as, अब लोग जो आपकी समस्या थी उसको अब दूर कर लेते हैं। आपका जे एक्स ले लिया है तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स और एक्स में डिस्ट्रीब्यूशन, ई का क्या आएगा एक्स, सिग्मा एक्स वाई ई वाई, क्योंकि एक्स ही ई के वाई एक्स वाई जेड में टूटेगा पहले, और सिग्मा एक्स जेड और ई जेड। ऐसे ही सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई एक्स ई एक्स। पता है एक्स के साथ में एक एक्स लिखा एक वाई लिखा, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है ये भी किस में टूट रहा है, एक्स में वाई में जेड है, प्लस ऐसे ही वाई भी टूटेगा एक्स वाई जेड, तो वाई एक्स में टूट गया, अब वाई ई वाई सिग्मा वाई जेड ई जेड, ऐसे ही जे जेड। ये 9 नंबर का ग्रुप बन गया, सिग्मा जेड एक्स ई एक्स, सिग्मा जेड वाई ई वाई, सिग्मा जेड जेड ई जी। इक्वेशन नंबर 4। सर इसमें तीनों क्वांटिटी भी बहुत सारी डायरेक्शन में टूट रही है, तो मतलब तीनों ही टेंसर है? नहीं, ये मिक्स होकर टेंसर बना। सर इसमें मेनली टेंसर किसको करेंगे? टेंसर मेनली इसको करेंगे। सर उसमें सर जे भी तो डिफरेंट डायरेक्शन, सर जे भी तो डिफरेंट डायरेक्शन में टूट रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं कह रहे टेंसर? जे जो टूट रहा है, जे देखो, जे को हमने कोई जनरल वैल्यू नहीं माना, जे को हमने कोई जनरल वैल्यू नहीं माना। हमने जो हमारा तोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है जनरली क्या है, ये आपका ब्रेक कर रहा है। आपके जे और ई ये तो एक्स वाई जेड में है, देखो जे एक्स जे वाई जे, ऐसे ही ई एक्स ई वाई ई जेड, इनसे अलग है कोई चीज नहीं है। लेकिन सिग्मा को देखिए, एक्स सिग्मा का एक्स कंपोनेंट एक्स में, एक्स कंपोनेंट वाई में, एक्स कंपोनेंट जेड में, ऐसी सिग्मा का वाई कंपोनेंट एक्स में, वाई कंपोनेंट किसमें वाई में, तो ब्रेक कौन हुआ सिग्मा, इसलिए सिग्मा क्यों ब्रेक हो रहा है, वो ई क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? ई आपका ई इज द फिजिकल क्वांटिटी, इज ए आप इसे कहेंगे, हम ये देख रहे थे कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो आपका ई को, करंट डेंसिटी को प्रभावित करती है। वो कौन है क्वांटिटी? या तो कंडक्टिविटी हो सकती है, या रेजिस्टिविटी हो सकती है, या तो उसको रोकने वाली या उसे बढ़ाने वाली। तो वो जो क्वांटिटी है वो ही है आपकी टेंसर्स। उनकी ये जो आपने ई और जे ये चीजें आपने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं किसकी वजह से? सिग्मा की वजह से। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है ये जो जनरल वैल्यू बन जाएगी, यही तो हमने जनरली ऐसे लिख दिया था, यही है आपका टेंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए सिग्मा को एक डायरेक्शन कर दें तो ई और आई फिर वही सेम पहले वाली हो जाएगी ना, तो सिग्मा ही है टेंसर जो इसमें परिवर्तन ला रही है। ठीक है, जो इसको प्रभावित कर रहा है।
इसको प्रभावित करने वाला कौन है? सिग्मा, इफेक्ट जो डाल रहा है इस पर। तो आप जानते हैं जे एक्स, जे वाई, जे जेड आपके कंपोनेंट हैं, जे के ई एक्स, ई वाई, ई जेड, ई के कंपोनेंट हैं, वो भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लिख लीजिए जहां जे एक्स, जे वाई, जे जेड, जहां जे एक्स, जे वाई, जे जेड और ई एक्स, ई वाई, ई जेड क्रमशः जे वेक्टर व ई वेक्टर के कार्तीय घटक हैं। कार्तीय घटक हैं। वेयर जे एक्स, जे वाई, जे जेड एंड ई एक्स, ई वाई, ई जेड आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कंपोनेंट लिखो, कार्टेशियन कंपोनेंट of J vector and E vector। अब ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को देखें, J इज इक्वल सिग्मा E है। अब इससे ऊपर जो इक्वेशन है A इज इक्वल F अपॉन M, तो जहां आपका सिग्मा आ रहा वहां पर आ रहा 1 अपॉन M। तो ए के हिसाब से जो भी आपकी वैल्यूज आई थी उसका रेसिप्रोकल कर दें तो एम के हिसाब से आ जाएगी। देखो यहां आपका सिग्मा है और यहां क्या है 1 अपॉन एम, 1 अपॉन बोला जाएगा ना। तो अगर इसकी क्वांटिटीज को हम उल्टा कर दें तो मास के लिए आ जाएगी ना, मास के लिए आ जाएगी। तो आप लिखेंगे आगे, इसी प्रकार समीकरण 1 को भी व्युत्क्रम द्रव्यमान टेंसर, व्युत्क्रम द्रव्यमान टेंसर, रेसिप्रोकल मास टेंसर के घटकों 1 अपॉन एम और क्या लिखेंगे आई के, ऐसे कर सकते हैं ना। इससे देखते हुए यहां सिग्मा है और यहां सिग्मा के प्लेस पर क्या आएगा, अगर रिप्लेस करें 1 अपॉन एम, तो यहां आपका सिग्मा आई के, तो यहां 1 अपॉन एम आई के, सॉरी जे ने आई के। तो आपने लिखा इसी प्रकार समीकरण 1 को भी व्युत्क्रम द्रव्यमान टेंसर के घटकों 1 अपॉन एम आई के, बोर्ड पर तो लिखा है, द्वारा व्यक्त करके व्यापीकृत किया जा सकता है, व्यापीकृत किया जा सकता है। सिमिलरली इक्वेशन 1 कैन बी जनरलाइज्ड for reciprocal mass tensor component, reciprocal mass tensor component ब्रैकेट में लिख लें 1 अपॉन एम आई के। भाई काम तो बहुत थोड़ा हुआ, ये बताओ ये चीज आपकी समझ में आ गई नहीं आ गई? टेंसर यहां तक का समझ में आ रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं, जिनको हम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कहते हैं। अब क्या है कि जो आपके एक्स वाई जेड थे, इनको भी इनकी जो डायरेक्शन है उसको भी हमने बांट लिया। कितनी हो सकती है, जैसे आपका x1, x2, x3, इस तरह से बहुत सारी हो सकती है। मान लीजिए n डायरेक्शन है, ठीक है, तो आपका x कितने में बढ़ जाएगा, n तक बढ़ जाएगा।
अब यहां से हम टेंसर के ऑर्डर लेके चलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ऑर्डर कब 0 होगा, कब 1 होगा। जब ऑर्डर 0 होगा तो क्या कहलाएगी क्वांटिटी? स्केलर। जब आपका ऑर्डर 1 होगा, जब आपका ऑर्डर 2 होगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं, 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायरेक्शन। जब 3 होगा राइट, ठीक है। और ये सभी क्या बोले जाते हैं? सभी ये होते टेंसर। स्पेसिफाई हमने कर लिया। तो टेंसर का मतलब वेक्टर के बाद जो आ रहे हैं वो सब है टेंसर, या वेक्टर भी टेंसर? वेक्टर भी टेंसर है, स्केलर भी टेंसर है। ऑर्डर 0 तो उस टेंसर को बोल देंगे स्केलर, ऑर्डर 1 तो उस टेंसर को बोल देंगे वेक्टर, ठीक है। तो मैंने एक बात तो पहले लिखवाई थी ना कि जो वेक्टर आपको डिफरेंट डायरेक्शन रखता है उसी को क्या बोलते थे हम? टेंसर। बहुत सारी एक से ज्यादा डायरेक्शन, फिर हमने इसको और ज्यादा जनरलाइज किया है, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही कर लेते हैं। और भाई जिनकी बच्चों की फीस थोड़ी बहुत जो भी रह गई है उसे डिपोजिट करो।